हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करें। तो देखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पीछे हमने पढ़ा था, याद हो तो आपको, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ा था? परावर्तन। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों में अंतर क्या होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इससे पहले मैं बता दूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ओनली हम परावर्तन की बात करें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात न करें। तो जब हमने स्टार्टिंग में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता अपरिवर्तित रहती हैं, यानी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और थी, जो तीव्रता थी। क्या थी? तीव्रता। उसमें क्या हो जाता है, उसका कुछ आंशिक रूप से अपवर्तन हो जाता है। यानी कि जो पृष्ठ हमने लिया था, परावर्तक पृष्ठ, उसके द्वारा तो हम कह सकते हैं अवशोषण हो जाता है उसका, या थोड़ा सा उसका पारगमन हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जब बात करें किसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, तो इसमें क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ना तो प्रकाश की चाल बदलती है, ठीक है, ना ही इसकी तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होती है, और ना ही इसका जो आवर्ती है उसमें परिवर्तन नहीं होता। और इसके साथ साथ जो तीव्रता है, क्या है? तीव्रता, उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर जो हम पृष्ठ लेंगे, अंतरा पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ जिसको हम कहते हैं, वो पृष्ठ एक आदर्श समतल दर्पण की भांति कार्य करेगा, आदर्श आइडियल की तरह भांति कार्य करेगा, जिससे जितनी तीव्रता का प्रकाश आपतित होगा उतनी ही तीव्रता का प्रकाश क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए क्या होता है, हम बात करें तो ये हमने एक पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया? पृष्ठ। ये इस पृष्ठ के ऊपर अभिलंब ले लिया। क्या ले लिया? अभिलंब। ठीक। यहाँ पर हमने माध्यम मान लिया कोई सघन माध्यम। क्या मान लिया? ये सघन माध्यम हो गया। यहाँ पर हमने सघन माध्यम ले लिया। ऊपर वाला ये माध्यम, इसको लिख दूं मैं माध्यम एक। क्या लिख दें? माध्यम एक। और कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। ठीक। ये ऊपर, इसके जो ऊपर है वो हमने मान लिया कैसा माध्यम? विरल माध्यम। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। और इसको माध्यम 2 हमने नाम दे दिया। ठीक। अब देखिए, मान लो कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो गई, इस पृष्ठ के ऊपर क्या हो गई? आपतित हो गई। तो ये आपतित किरण हो गई और ये अभिलंब है, तो इसके साथ में ये कोण बनेगा। इस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण आई। ठीक। अब ये देखिए, प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से कहाँ जाएगी? विरल माध्यम में। कहाँ जाएगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो हमें पता है प्रकाश का जब अपवर्तन हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यानी कि इसकी कंडीशन तो ये थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी, तो इस प्रकार से ये चली जाएगी। तो ये कोण हो गया अपवर्तन कोण। ये कौन सा कोण हो गया? अपवर्तन कोण। और ये किरण अपवर्तित हो गई। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि एंगल आर की वैल्यू किससे ज़्यादा है? एंगल आई से ज़्यादा हो गई। ठीक। लेकिन हम तो परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ तो अपवर्तन हुआ है, उसी के ऊपर हम आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपतित किरण आपतन कोण आई, यहाँ अपवर्तित हो गई, सघन माध्यम से कहाँ गई? विरल माध्यम से। विरल माध्यम में गई तो ये अभिलंब से दूर हट गई। अब क्या होगा? अब दूसरी कंडीशन देखिए। दूसरी कंडीशन, ये अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब। और ये
वही कौन सा माध्यम, जो दूसरा माध्यम हमने ये ले रखा आपका सघन माध्यम, माध्यम सेकंड ये आपका, यानी कि नीचे वाला यही है, ऊपर कौन सा है, वही विरल माध्यम 2, ये नीचे वाला सघन माध्यम। अब हम क्या करें, जो आपतन कोण है इसका मान मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर इतना है तो ये अपवर्तन इतना हो गया, अब थोड़ा सा मान और बढ़ा दूँ मैं, तो ये इसका मान बढ़ा दिया मैंने, ये आपतन कोण का मान आई का मान बढ़ा दिया, तो आई का मान बढ़ाएंगे तो ये अब और ज़्यादा दूर हटेगी, किससे, अभिलंब से, तो यानी कि कुछ ऐसे आ जाएगी, तो आर का मान क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे हम चलते जाएंगे, जैसे जैसे आई का मान हम बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन हमें क्या देखने को मिलेगी, देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसको मिटा करके, क्या कंडीशन हमें देखने को मिलेगी उसका, यहाँ पर हम देखें क्या कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि जैसे जैसे आपतन कोण के मान में हम वृद्धि करते जाएंगे तो ये विलंब हो गया। अब मैंने आपतन कोण आई का मान और बढ़ा दिया, ये आपतन कोण आई हो गया, ठीक है। तो ये जो आपकी अपवर्तित किरण है, ये वाली अपवर्तित किरण है, वो और ज़्यादा विलंब से दूर हट जाएगी। तो जब आई का मान ऐसा हमें मिले कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो अपवर्तित किरण है वो इस पृष्ठ की, ये जो पृष्ठ है इसके क्या हो जाएगी, ऐसे समांतर हो जाएगी। तो इस अवस्था में ये जो कोण बना आर, तो इसके और इसके बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर एक विशेष कोण हमें देखने को मिला कि उस विशेष कोण के ऊपर अपवर्तन कोण जो है उसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस विशेष कोण को, जो आई आपका आया विशेष कोण, इस विशेष कोण को कहते हैं आई सी। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई सी से, यानी कि इस विशेष कोण का मान क्या है, क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं इसको, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी कि जब आपतन कोण का मान, किसका मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में जो अपवर्तित किरण है वो क्या हो जाएगी, इस पृष्ठ के समांतर हो जाएगी, यानी कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसको देखिए, अब दोबारा एक बार एक साथ बना देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि क्या क्रांतिक कोण क्या है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही कंडीशन हम ले रहे हैं, यहाँ पर ये कंडीशन, ये सघन माध्यम हो गया नीचे वाला, कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम, और ऊपर हमने मान लिया कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। तो ये पहली कंडीशन थी, ये आई का मान ये था, पहली कंडीशन में आपतन कोण आई ये था, और ये अपवर्तन कोण आर का मान, ठीक, ये अपवर्तित किरण। दूसरी कंडीशन में जो आई था उसका मान हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, ठीक, ये आई का मान बढ़ा दिया तो आर का मान भी बढ़ गया, पहले से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ये अपवर्तित हो गई। तीसरी कंडीशन में हमने आई का मान क्या कर दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया, आई का मान क्या कर दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ये जो किरण है वो इसके समांतर ऐसे हो गई। तो ये जो आर है उसका मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस कोण पर, यानी कि ये एक विशेष कोण है, उस कोण के ऊपर इसका आर का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसी कोण को हमने क्या नाम दिया है, आई बराबर आई सी, यानी कि इसको क्या बोला हमने, क्रांतिक कोण। क्या कहा, क्रांतिक कोण। अब देखिए यहाँ पर अभी तक परावर्तन नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ जा रही अपवर्तन, यहाँ से यहाँ तक अपवर्तन, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हमें मिल गया, हमें परावर्तन करवाना। तो अब हम क्या कर दें कि स्थिति वही है, वही मीडियम है, नीचे वाला सघन और ऊपर वाला कैसा है, विरल माध्यम। अब यदि ये जो एंगल हम रख रहे हैं, ये आई का मान किससे ज़्यादा हो जाए, आई सी से, आई सी क्या है, क्रांतिक कोण। जब आई का मान यानी कि आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा हो जाएगा, आई सी से, यानी कि क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो किरण है वो इस माध्यम में न जाकर के वापस उसी माध्यम में लौट आती है। क्या हो जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट आती है, जिस माध्यम में जाएगी वापस उसी में लौट आएगी। कब, जब आपतन कोण का मान, किसका मान, आपतन कोण आई का मान किससे ज़्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो प्रकाश की किरण है वो वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो यहाँ पर इस स्थिति में
जो प्रकाश है उसका क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो यहाँ पर एक विशेष स्थिति हमें देखने को मिली कि जब आपतन कोण का मान क्या होगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, तभी प्रकाश का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यदि आई का मान यानी कि आपतन कोण का मान आई सी के बराबर हो जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, और यदि आई का मान आई सी से कम होगा तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए मेन जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, आपतन कोण आई का मान किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो इसके नियम है, एक नियम क्या है कि आपतन कोण का मान हमेशा किससे ज्यादा होगा, क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होगा, तभी प्रकाश का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरा नियम यह है कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए, विरल माध्यम में। कहाँ जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ऐसे नहीं विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, मान लो हमने मान लिया ये कंडीशन कि ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से यहाँ पर सघन माध्यम में आ रही है, तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ऐसी स्थिति हमें देखने को नहीं मिलेगी कि ये जो आपका आर है वो 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, इसलिए जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा कहाँ से कहाँ, सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए, विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो ये दो नियम हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमें क्या देखने को मिला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है कि जब आपतन कोण का मान, किसका मान, आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो जो प्रकाश की किरण है उसका क्या हो जाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, यदि आपतन कोण का मान आई सी के बराबर, यानी कि जब आई का मान किसके बराबर, आई सी के बराबर हो जाएगा, तो जो अपवर्तन कोण है उसका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए नियम इसमें बता दिए, दो नियम है इसके। कौन कौन से नियम है, पहला नियम ये है कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए, विरल माध्यम में। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण का मान हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ये इसके दो नियम हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि इससे संबंधित घटनाएं, और एक हमने पढ़ा था अपवर्तन में स्नेल का नियम, तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। तो देखिए, मान लो वापस वही कंडीशन हम बनाते हैं कि ये सघन माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम हमने मान लिया, और ऊपर है, चलो लिख देता हूँ, ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। और ऊपर वाला, नीचे वाला यदि सघन है तो ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, विरल माध्यम। कैसा माध्यम, विरल माध्यम। इसको नाम दे दिया मैंने माध्यम 1 और इसको नाम दे दिया माध्यम 2। ठीक, अब जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, ये कोण आई है, ये क्या है, आई, और हमने मान लिया आई का मान किससे ज़्यादा है, आई सी से, यानी कि आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा है, क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा। तो जो प्रकाश की किरण वो वापस इसी माध्यम में लौट आएगी, तो ये परावर्तित हो गई, ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, आई का मान कितना, किससे ज़्यादा है, आई सी से, तो ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब इसी में हमने एक चर्चा और की थी। कौन सी चर्चा की थी, ये वही माध्यम सघन माध्यम, और ऊपर वाला कौन सा है, विरल माध्यम। ये माध्यम 1, सॉरी 2 है ना, तो ये 2 और ये माध्यम 1। ठीक है, अब जो स्थिति है वो हमने ये ले रखी है कि आई का मान किसके बराबर है, आई सी के बराबर, यानी कि आपतन कोण का मान किसके बराबर हो गया, क्रांतिक कोण के। तो इस अवस्था में जो किरण है वो इसके समांतर हो जाएगी, यानी कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। अब इस स्थिति के लिए यदि हम स्नेल का नियम लगाएं, किसका नियम लगाएं, स्नेल का नियम, तो मान लें कि पहले माध्यम, जो पहला माध्यम है वो सघन माध्यम, दूसरा माध्यम विरल माध्यम। तो स्नेल के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, स्नेल जो हमने अपवर्तन नियम पढ़ा था, अपवर्तन में स्नेल के नियम से
किसके नियम से? स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम में हमने लिखा था आपतन कोण की जया साइन आई अपॉन अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात हमेशा क्या होता है? नियतांक या स्थिरांक होता है। क्या होता है? नियतांक या स्थिरांक, जिसको हमने लिखा था n/1 और इसको लिखा था n2/n1 के इक्वल। ठीक, अब इसी का हम यहाँ पर इस कंडीशन के लिए उपयोग करें। किसके लिए? इस कंडीशन के लिए उपयोग करें तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है? यानी कि जब आपतन कोण का मान किसके बराबर हो जाए? क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाए तो क्या कंडीशन हमें देखने को मिलती है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहां लिख दूं मैं, जब I बराबर IC हो तो यानी कि I का मान IC के बराबर, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर होगा तो R कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों मान मैं यहां रख दूं, I की जगह क्या रख दूं? IC रख दूं और R की जगह क्या रख दूं? 90। तो क्या फॉर्मूला निकलेगा आपका? साइन IC अपॉन साइन 90। यानी कि I की जगह क्या रख दिया? IC लिख दिया और R की जगह 90 रख दिया। इक्वल्स टू क्या जाएगा? इक्वल्स टू, देखिए प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसको हम लिखते हैं n/1। क्या लिखते हैं? n/1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? n2/n1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए साइन 90 की जो 90 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 1। साइन 90 इक्वल टू 1। तो यहां पर इसकी जगह 1 रख दूं तो साइन IC बराबर कितना हो जाएगा? n2/n1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन IC इक्वल टू n2/n1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमें इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसकी हम बात करें कि हमें जो पूछा गया है कि साइन IC हमने लिख दिया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्या पता लगे। तो यहाँ पर इसको आगे सोल्व हम करके लिखें तो इसको लिखा जा सकता है साइन IC इक्वल्स टू आया n2/n1। तो यहाँ से आ जाएगा n1/n2 बराबर 1/sin IC। क्या आ सकता है? n1/n2 इक्वल्स टू 1/sin IC। अब देखिए जो दूसरा माध्यम था वो तो विरल माध्यम था। कैसा माध्यम था? विरल। यदि उसको हवा मान ले, हम क्या मान ले? एयर मान ले। ठीक है, यदि जैसे एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। मान लो ये जो हमने माध्यम लिया वो माध्यम 1 था। ठीक, और एक माध्यम जो है वो क्या है हमारे पास? जल है। ठीक, और यहाँ से किरण कहाँ जा रही है? हवा में, वायु में जा रही है। यानी कि जो किरण है वो आपतन कोण ये I हो गया और यहाँ से यहाँ जा रही है, एंगल ये 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री। ये एंगल जो है I बराबर IC के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पूछ लिया जाए कि हवा के लिए अपवर्तनांक, हवा के लिए, एयर के लिए तो हमने बताया था 1.0003 और इसको हम लगभग मान लेते हैं 1 के इक्वल, क्योंकि निर्वात तो नहीं है, लेकिन हवा को ही हम क्या मान लेते हैं? निर्वात मान लेते हैं। तो Na की वैल्यू ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से प्रॉब्लम आपकी आती है तो उसको कैसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। क्या है फॉर्मूला? n1/n2 इक्वल्स टू 1/sin IC। अब इसी को हम जल और हवा के लिए लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो क्या होगा देखिए, तो पहला माध्यम कौन सा है? पहला माध्यम जल है और दूसरा माध्यम कौन सा है? दूसरा माध्यम हवा है। क्या है? हवा। तो यहां पर इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिखें? मान लो Na ये तो हवा के लिए हो गया और Nw ये वाटर के लिए हो गया। अब जो आपकी किरण जा रही है वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी कि जल से कहाँ जा रही है? हवा में। तो यहाँ ये जो माध्यम है ये पहला माध्यम हो गया, ये कौन सा माध्यम हो गया? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। n1 क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक। n2 क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहला माध्यम क्या है हमारे पास? जल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ Nw अपॉन जल। जल के लिए क्या लिख सकते हैं? Na बराबर कितना हो जाएगा? 1/sin IC। ये जो हमने कंडीशन ली है वो कब ली है? जब I बराबर कितना हो? IC के बराबर। ठीक, अब Na की वैल्यू तो हमें पता थी लगभग कितनी है? 1 के बराबर। तो Nw हमारा बच गया कितना? 1/sin IC। ये फॉर्मूला गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है।
क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को, यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, और ये याद हो जाएगा तो जो प्रॉब्लम पूछी जाती है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व की जाती है। देखिए मान लो कि I बराबर IC है 45 डिग्री, हमें दे रखा है 45 न लेकर के 30 डिग्री ले लेते हैं। कितना ले लें? 30 डिग्री, यानी कि IC का मान कितना है? 30 डिग्री। IC यानी कि I का मान किसके बराबर है? IC के, और IC कितना है? 30 डिग्री हमारा, ठीक है। और ये कहा गया है कि जल के लिए, किसके लिए? जल के लिए जो क्रांति कोण है उसका मान कितना है? 30 डिग्री। तो बताइए जो जल है उसका अपवर्तनांक कितना होगा, यानी कि इसका अपवर्तनांक पूछा गया है, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। या ऐसे कहा जाए कि जो प्रकाश की किरण है वो जल से, कहां से? जल से, मान लो कहां जा रही है? जल से हवा में जा रही है। जल से कहां जा रही है? हवा में। तो बताइए जल का अपवर्तनांक कितना होगा। अब जल की जगह और कुछ भी दे सकता है, हीरा भी दे सकता है, हीरे के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब IC बराबर हमें 30 डिग्री मिल गया, तो हम क्या जल का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? ये फॉर्मूला लिखा हुआ, क्योंकि जल से कहाँ जा रही है प्रकाश की किरण? हवा में जा रही है, और हवा के लिए अपवर्तनांक 1 बता रखा, आपको 1 यूज करना है। तो NW यानी कि जल का अपवर्तनांक हो जाएगा 1/sin IC, और IC की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो NW बराबर कितना हो जाएगा? 1/sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। तो NW बराबर आ जाएगा 1/2। तो NW का मान कितना आ गया? 2 के इक्वल। तो ये रिजल्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जो क्रांति कोण है उसका मान 45 डिग्री है, तो जो माध्यम दिया हुआ है, जिस माध्यम के लिए 45 डिग्री दिया हुआ है उसका अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पर ये एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है उससे संबंधित जो घटनाएं हैं वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या विशेषता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और तीव्रता किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो हमने पृष्ठ लिया था वो पृष्ठ एक आदर्श समतल कांच की भांति कार्य करता है। तो अगले लेक्चर में हम इससे संबंधित जो घटनाएं हैं उनके बारे में अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।